बच्चों लोग, आज की क्लास का पहला टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट इनोड सेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। हाउ टू कैलकुलेट इनोड सेल ऑफ ठीक है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब भी आप दो तीन रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो जो नया रिएक्शन बनेगा उसका आप इनोड सेल कैसे निकालते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि थर्मो पढ़े हो, थर्मो में आप जैसे मान लो कि एक कॉम्बिनेशन का डेल्टा एच निकालना सीखे थे, डेल्टा जी निकालना सीखे थे थर्मो में। ठीक है, तो सिमिलरली इवन आप लोग केमिकल इक्विवेलेंट जब पढ़ते हो तो वहाँ भी क्या होता है, रिएक्शन के कॉम्बिनेशन का आप के निकालते हो। जब रिएक्शन को जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो के पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप रिएक्शन के कॉम्बिनेशन का आप के निकालते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि हमको अगर रिएक्शन को अगर कंबाइन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इनोड सेल पे क्या होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट इनोड सेल पे क्या होगा। ठीक, तो ध्यान आपको ध्यान देना, जो आपका इनोड सेल होता है ना, इनोड सेल होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है चलो, इनोड सेल होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनोड सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनोड सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप इनोड सेल अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, इसको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते हो। सो वी कैन नॉट directly add or subtract it। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, सो वी कैन नॉट उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो ध्यान देना इसको उपाय क्या है, तो ध्यान दोगे चलो इसका उपाय क्या है। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसको थोड़ी आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन आपके पास आर से पी है। क्या है, रिएक्शन है आपके पास आर से पी है। जब आर से पी रिएक्शन होगा तो ये पहला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन सेकंड रिएक्शन पी से क्यू है, थर्ड रिएक्शन क्या क्यू से एस है। तो ये आपके पास तीन रिएक्शन है और तीन रिएक्शन में आपको बताया हुआ है कि उस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो N1 N2 N3 लिखा हुआ है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो पहले रिएक्शन में N1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, सेकंड रिएक्शन में N2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, थर्ड रिएक्शन में N3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना बोला क्या गया कि इन तीनों रिएक्शन को कंबाइन करके अगर हम एक नया रिएक्शन बनाते हैं आर से एस, यानी हम आर से एस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया है, तो बोला है कि पहले तीनों का जो इनोट है, तो पहले रिएक्शन का इनोट को E1 बोला गया, सेकंड के सेल का इनोट को E2 बोला गया है और थर्ड सेल के इनोट को E3 बोला गया है। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल का आपको इनोट सेल दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेल का आपको इनोट सेल दिया हुआ है। ठीक, ये ध्यान देना। अब बोला गया है कि अगर इनको कंबाइन करके हम आर एस से एस बनाते हैं तो उसका ई क्या होगा, उसका जो ई एफ है, उसका जो इनोट सेल है वो E1 E2 E3 के टर्म में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो चैलेंज आपके पास ये है, ध्यान देना। तो इस को सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, आर से एस में जूम कर रहे हैं कि आपका जो नंबर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उसको n मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, चूंकि आपका इनोड सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है तो उसको हम डायरेक्टली ऐड या सेपरेट तो कर नहीं सकते हैं। हमको पता है कि आर से एस पाने के लिए आपको रिएक्शन में क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ध्यान देना आप 1 2 3 यानी रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर से एस मिल जाएगा, आपको आर से एस मिल जाएगा, आपको आर से एस मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 और रिएक्शन 3 को ऐड अप कर लेंगे तो आपको आर से एस मिल जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं ना, हर रिएक्शन का गिब्स एनर्जी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट होता है, ये रिलेशन होता है, आपको पता है, रिलेशन पता है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन का जो डेल्टा जी नोट होगा वो हो जाएगा माइनस एन वन एफ ई वन हो जाएगा। ठीक है, पहले रिएक्शन का डेल्टा जी हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो जाएगा, तो माइनस एन टू एफ ई टू हो जाएगा। और थर्ड रिएक्शन का जो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस एन थ्री एफ ई थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारे रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल दिए। और लास्ट जो हमको जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसका डेल्टा जी क्या होगा, तो उसका अगर ई एफ को हम ई मानते हैं तो उसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ ई, ये डेल्टा जी हो जाएगा। अब ध्यान देना, क्योंकि हमको पता है कि जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिएक्शन 1 2 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी जो होता है वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जी को डायरेक्टली आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको आप हेस लॉ का यूज करके इसको डायरेक्टली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट इट। तो इसका मतलब अगर हम रिएक्शन को ऐड करेंगे, 1 2 3 को ऐड करेंगे, तो 1 2 3 को ऐड करने पे हमको नेट रिएक्शन मिल रहा है। तो इस नेट रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो तीनों रिएक्शन का डेल्टा जी का समेशन होगा। तो डेल्टा जी को क्या होगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री होगा। ठीक, तो अब डेल्टा जी लिख दिए। अब डेल्टा जी को उसको ई के टर्म में रिप्लेस कर दो, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई होगा। डेल्टा जी वन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन वन एफ ई वन होगा। डेल्टा जी टू इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन टू एफ ई टू होगा। डेल्टा जी थ्री क्या होगा, माइनस एन थ्री एफ ई थ्री होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। अब इतना कर लिए तो ध्यान दोगे लास्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ पे एन एफ है, एन एफ से इस एन एफ से डिवाइड कर दो, माइनस से, तो माइनस माइनस कैंसिल सारा, और एफ एफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ई इक्वल टू क्या होगा, एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू प्लस एन थ्री ई थ्री बाई एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके नेट से जो आपका आर से एस गया है उस रिलेशन का ए एफ ऐसा होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो चलो पूछना मेरे से इस प्रोसेस में। नो सर। डाउट नहीं आता? ठीक, तो ये होगा आपका, इसे निकालना सीख गए आप लोग। ठीक है, अब ध्यान ना, इसमें चलते क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान ना, क्वेश्चन दिया वहाँ पे एक रिलेशन दिया, और एफ ई से एफ ई प्लस जाने में आपको आपका जो ई एफ है ई वन दिया हुआ है, यानी आपका ई नोट सेल दिया हुआ है, ई वन दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली बोला कि एफ ई प्लस से एफ ई प्लस थ्री जाने में हमको हमको ई नोट सेल ई टू दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है एफ ई से एफ ई प्लस थ्री जाने में जो ई होगा वो कितना होगा पता करो। तो सिंपल सा बात है, इस रिलेशन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 1 2 को ऐड कर दो, तो 1 2 को जब ऐड करोगे, तो 1 2 को जब ऐड करो तो मिल जाएगा, तो क्या होगा, मिल जाएगा। सिंपल सा बात है, आपका ईएफ तो ऐड होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले आप निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, सेकंड वाले में 2 होगा, और जो हमको डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें कितना होगा जी, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जो अपना डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर सबका डेल्टा जी निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई होता है, तो वही अप्लाई कर दे।
-1 FE1 और डेल्टा G2 क्या हो जाएगा माइनस n कितना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो -2 FE2 हो जाएगा। और लास्ट में जो डेल्टा G क्या होगा तो माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना 3 है तो -3 FE हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चूंकि आपको 1 2 को आप ऐड करके सिस्टम ला रहे हो तो 1 2 को ऐड करो तो क्या होगा डेल्टा G भी क्या होगा तो डेल्टा G जो होगा नेट डेल्टा G क्या होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 होगा। तो नेट डेल्टा G होगा तो क्या होगा तो पहला वाला का डेल्टा G1 बोल देते हैं हम, सेकंड डेल्टा G2 है और थर्ड का डेल्टा G है। तो डेल्टा G बेसिकली क्या होगा डेल्टा G1 प्लस G2 का सम होगा। अब लिखने के बाद सबको ई का टर्म एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, ई टर्म एक्सप्रेस कर दिए। ठीक, एक्सप्रेस कर दिया क्या होगा अब डिवाइड कर ले, यहाँ पे f से डिवाइड कर लिए यहाँ और यहाँ 3 है 3 डिवाइड करते क्या होगा E1 प्लस 2E2 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 प्लस 2E2 बाई 3 हो जाएगा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? नो सर। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है? नो सर। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग फाइंड करोगे और मेरे को आंसर बताओगे। यहाँ पे पहला रिएक्शन दिया हुआ फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है Sn+2 से Sn+4 का जो E0 सेल दिया हुआ है E1 दिया हुआ है और Sn+2 से Sn का दिया हुआ है E2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला गया कि Sn से Sn+4 का आपको E पता करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ E1 E2 मेरे को आंसर बताओगे इस रिलेशन का E क्या होगा जल्दी से फास्ट। तो बच्चों लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन में करना है कि आपको ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है सबका n कितना होगा n इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पहले क्वेश्चन का n2 होगा सेकंड में भी n कितना होगा 2 होगा थर्ड जो लास्ट आपको चाहिए उसमें कितना n होगा वो 4 होगा। तो आप n निकाल लिए डेल्टा जी निकालते हैं जी। तो डेल्टा जी जो निकालोगे तो पहले का डेल्टा इसका डेल्टा जी क्या होगा डेल्टा जी1 बोल देते हैं तो -2 इंटू एफ इंटू E1 होगा। डेल्टा G2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी -2 इंटू एफ इंटू E2 हो जाएगा E1 ऊपर नीचे E2। ठीक है, अब जो डिजायर्ड इक्वेशन है डेल्टा जी क्या होगा तो -4 इंटू एफ इंटू ई होगा। अब देखना है कि जो डिजायर्ड इक्वेशन हो कैसे मिलेगा आपको। तो उसको करने के लिए आपको जो Sn है देखो यहाँ पे आपका Sn लेफ्ट में है तो यहाँ Sn लेफ्ट राइट में है तो उसको लेफ्ट लाने के लिए आपको उसको माइनस करना पड़ेगा यानी रेशन 2 को माइनस करना पड़ेगा उल्टा रेशन 2 को उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है आपको फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस सेकेंड इक्वेशन करना पड़ेगा यानी 1 - 2 करना पड़ेगा आपको 1 - 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 1 - 2 करेंगे तो हमको ए मिल जाएगा इसका मतलब डेल्टा जी भी में वही काम होता है। अगर 1 - 2 करे हो तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। अब डेल्टा जी को के बदले क्या पुट करोगे तो आप ई पुट कर दो तो डेल्टा जी के बदले क्या होगा -4 FE होगा और डेल्टा G1 में क्या होगा तो -2 FE1 होगा और डेल्टा G2 में क्या होगा -2 FE2 होगा। तो यहाँ पे आप एफ कैंसिल कर ले और 4 से डिवाइड कर दे अल्टीमेटली आपका और माइनस से डिवाइड कर दे तो क्या होगा आपका जो ई होगा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E1 होगा यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग E1 माइनस E2 बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक, बस में इसमें कोई डाउट तो चलो कैसे निकला ये नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक लोग समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना
इस पूरे प्रोसेस का एक काम, इस पूरे प्रोसेस का एक आपको शॉर्टकट बताते हैं। तो हम मूव करते हैं शॉर्टकट टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन ऑफ रेशन। ठीक है, तो हम लोग को फोकस क्या करना है, तो अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे कि तो हम लोग सीख तो चुके हैं, तो हमको सीखना है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशन दिया रहे तो उसका ई नोट निकालने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो शॉर्टकट टू कैलकुलेट ई नोट सेल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, अगर हम वन लिख रहे हैं तो वन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन को बताता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास 3 रिएक्शन है, 1 है, 2 है और 3 है। 3 रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक मान लेते हैं। ठीक है, और ये 3 रिएक्शन है। ठीक है, और जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n जो ना है, n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ठीक, इसमें n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है। तो 3 रिएक्शन 1 2 3, और उस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उसको n1 n2 n3 बोल दे रहा है। ठीक है, और हमको और इसका जो ई नोट सेल सबका दिया हुआ है, इसको E1 बोला गया है, इसको E2 बोला गया है, इसको E3 बोला गया है। यानी आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, आपको कॉम्बिनेशन का ई नोट सेल आपको दिया है, यानी सॉरी इंडिविजुअल रिएक्शन का आपको ई नोट दिया हुआ है, E1 E2 E3। अब बोला गया है इसको यूज करके अब हमको सिस्टम को कंबाइन करना है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हम अगर ऐसा करना चाहते हैं, ध्यान देना, तो आपका जो डिजायर्ड, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो जो डिजायर्ड रिएक्शन है, ठीक है, तो डिजायर्ड रिएक्शन है और उसका हमको ई निकालना है। ठीक है, तो हम ध्यान देना, तो डिजायर्ड रिएक्शन का जो डिजायर्ड रिएक्शन कॉम, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन, तो मान लेते हैं कि डिजायर्ड रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऐसा लिया हो कि 2 × 1 प्लस रिएक्शन 2 को हम ऐड करेंगे, यानी रिएक्शन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन 2 को ऐड करेंगे और रिएक्शन 3 को भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे तो क्या होता है, ध्यान देना, जो काम ऑपरेशन में क्यों हो ना, वही काम ई नोट में करना, वही काम ई में करना, आपको सिंपल सा काम है। तो आपको जब ई निकालना है तो फर्स्ट रिएक्शन का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो ई कितना था, E1 था, लेकिन ध्यान देना इसमें क्या करना, उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1 है, इसका मतलब क्या है, तो 2 × फर्स्ट रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन कितना था, N1 था, और उसका जो ई नोट कितना था, E1 था, तो N1 × E1 करेंगे। चूंकि यहाँ पे प्लस किया हुआ है तो जो काम यहाँ वही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ प्लस होगा। अगला है रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 2 में ऐड किया है, तो रिएक्शन 2 को भी ऐड, तो उसका EMF भी ऐड होगा, बट EMF जब ऐड होगा तो उसमें उस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना। तो रिएक्शन 2 का इलेक्ट्रॉन कितना था, N2 था, तो N2 × E2 हो जाएगा। ठीक है, फिर +3 मतलब क्या होगा, N3 × E3 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना, जो डिजायर्ड इक्वेशन है, तो डिजायर्ड इक्वेशन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n बोल दे रहे हैं, तो उस n से सबको डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा इस डिजायर्ड कॉम्बिनेशन का EF। ठीक, सिमिलरली हमें ना, अगर मान लेते हैं ऐसा सोच रहे हैं हम कि रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 और माइनस रिएक्शन 3 ये मेरा कॉम्बिनेशन है और इसमें इलेक्ट्रॉन n इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका EF क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, रिएक्शन 1 का EF कितना था, E1, तो N1 E1, माइनस है तो माइनस N2 E2,
माइनस N3E3 और डिवाइडेड बाई n, इसका AEF हो जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि डिजायर्ड इक्वेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये करना है आपको। ठीक है, तो रिएक्शन में ऑपरेशन क्लियर आपको। और इसका इलेक्ट्रॉन अगर n होगा तो इसका EF कैसे निकालना था, क्या होगा 2 इंटू 1 का मतलब क्या होगा N1E1, प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर क्या होगा 3 इंटू N2E2 प्लस क्या होगा 4 इंटू N3E3 और डिवाइडेड बाई n से डिवाइड कर देंगे, आपको n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये काम करना था आपको, तो इसका शॉर्टकट है और इसको आपको अप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। जितना भी लोग आंसर निकाले हैं उसको अप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं कि ये शॉर्टकट कैसे काम करता है। ध्यान देना। जैसे मान ले, जैसे यहीं पे था, इस पहले क्वेश्चन में क्या था, अब तो पहले क्वेश्चन में कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कि आपको जो डिजायर्ड इक्वेशन है कब कब मिलेगा, तो डिजायर्ड इक्वेशन मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो EF होगा तो क्या होगा N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 डिवाइडेड बाई n। तो यही तो आंसर हम लोग निकाले थे। ठीक है, एक काम देख लेना, तो इससे हम शॉर्टकट सोच सकते हैं। सिमिलर ध्यान दोगे कि अगर मान लो इसका हमको निकालना था, इस डिजायर्ड इक्वेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 और 2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1 2 को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, रेशनल 1 में इलेक्ट्रॉन कितना था, एक था, तो एक था मतलब क्या होगा 1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2 रेशन सेकेंड। यानी हम क्या कर रहे हैं 1 + 2 कर रहे थे, हम लोग 1 + 2 कर रहे थे, 1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 था ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लगा है लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3 है, तो क्या होगा 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो अपना जो E हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस 2 इंटू E2 बाई 3 कर देंगे। चेक, तो ये ध्यान देना आप लोग, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका रेशन में 1 था, रेशन 1 है, रेशन 2 है। ठीक है, इन दोनों को यूज करके आपको ये रेशन चाहिए, तो इसमें करना क्या आपको है, आपको 1 - 2 करना है, यही था ना। आपको EF पता है, आपको इलेक्ट्रॉन पता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। ठीक है, तो क्या होगा 1 - 2 करके आपको मिलने वाला, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू E1 माइनस 2 इंटू E2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 बाई 4, ये हो जाएगा नेट सेल का EF, ये हो जाएगा नेट सेल का EF। तो इस तरीके से शॉर्टकट के थ्रू आप निकाल सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो चलो तो पूछ सकते हैं। नो सर। नहीं, नो सर। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन का सर ये वाला थोड़ा दोबारा समझेंगे, दोबारा करते हैं। चलो सही है, ये लास्ट वाला। ध्यान देना, आपको हमेशा देखना है ना कि आपको आपको ये 2 रिएक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी ये दोनों दिया हुआ आपको। ठीक, अब इन दोनों का यूज करके रिएक्शन को निकालना है। सब इलेक्ट्रॉन कितना बोलो बता रहा आपको, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड में 2 है, लास्ट में 4 है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आपको डिजायर्ड इक्वेशन को चाहिए तो फर्स्ट और सेकंड रेस में क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 1 - 2 करना पड़ेगा। तो 1 - 2 करना पड़ेगा मतलब क्या है, सिंपल सा बात है, तो वही काम EF में कर दो। लेकिन जब EF में काम करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 - 2 का मतलब क्या होगा, तो
पहले वाले का EF E1 है, इलेक्ट्रॉन का 2 है, 2 इंटू E1 कर देंगे, माइनस सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉन 2 है और E2 है, तो क्या होगा -2 इंटू E2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई नेट, जो नेट एक्सेलरेशन का जो n है उसे डिवाइड करते हैं, तो फोर्स डिवाइड कर दिए, ठीक। तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या आएगा, तो E1 माइनस E2 बाई 2 आएगा, बाई 2 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो चलो, ठीक है। लक्ष्मी क्लियर हो बच्चा? तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, समझा ना? इसी में टॉपिक रहता है लैटिमर डायग्राम, इसमें टॉपिक रहता है लैटिमर डायग्राम, इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, लैटिमर डायग्राम। इसमें होता क्या है, जैसे मान ले, जैसे बोला एक आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, MnO4 माइनस से MnO4 माइनस 2 जाने का जो पोटेंशियल है, यानी आपका ई नोट सेल है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.558 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला है MnO4 माइनस 2 से MnO2 में जाने का जो ई नोट दिया हुआ है वो है 2.26 दिया हुआ है, 2.26 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला है कि MnO2 से Mn+3 में जाने का जो ई नोट दिया है 0.95 दिया हुआ, 0.95 दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली बोला हुआ है कि Mn+3 से M+2 जाने का जो है वो वैल्यू है 1.542 है, 1.542 है, ठीक है। तो ये आपका एक सीक्वेंस का ई नोट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछता क्या है, जैसे बोल देगा कि MnO4 से यानी MnO4 माइनस से MnO2 में जाने में आपको कितना ई लगेगा, ठीक है। तो ध्यान ना, इस प्रोसेस का ई निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, आपका पहला प्रोसेस ए है और सेकंड प्रोसेस ए है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आप पहुंच जाएंगे, दोनों को जोड़ें तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, यानी इसका ई को हम E1 बोल दे रहे हैं और यहाँ का E1 को E2 बोल दे रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, तो पहले वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितना निकला, 1 लगा है, और सेकंड वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितना लगा है जी, तो यहाँ पे +6 से +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 लगेगा। और जब यहाँ से यहाँ जो डिजायर्ड आपका है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 3 लगेगा। तो सिंपल सा बात है, अब फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे तो थर्ड आपका डिजायर्ड मिल जाएगा, तो क्या करोगे, तो 1 इंटू E1 +2 इंटू E2 बाई 3, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिजायर्ड वैल्यू है यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब बस क्या करोगे, E1 का वैल्यू पुट कर दो 0.558, E2 का वैल्यू पुट कर देना 2.26, आपका E का वैल्यू मिल जाएगा, आपको E का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, जैसे आपको बोला है कि MnO4 हमको यहाँ से यहाँ तक का आपका E चाहिए, तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ के लिए आपको इसको और इसको तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 1 है, 1 है, तो क्या होगा, तो 2 इंटू इसको अगर E1 मानते हैं, E2 मानते हो, इसको E3 मानते हो, तो क्या होगा, 2 इंटू E1 प्लस E2 प्लस E3, और नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाए कितना लगेगा जी, यहाँ से जाने +6 से जाएगा, +2 में 4 होगा, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो इसका ई हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा। बस आप E1 E2 E3 का वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बच्चे लोग? नहीं, चलते हैं कुछ क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। कुछ लोग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 68 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फास्ट।
ध्यान दो चलो। क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपको इस रिलेशन का, आपको दो रिलेशन दिया हुआ है, दोनों का आपका ई नोट दिया हुआ है। तो बोला कि इन दोनों को यूज करके थर्ड रिलेशन हम बनाएंगे, तो उसका ई नोट क्या होगा, रिलेशन पे इम्पैक्ट क्या होगा। ध्यान देना, अगर आपका नेट ई नोट पॉजिटिव होगा तो रिलेशन ऑकर करेगा, और अगर आपका नेट ई नोट अगर नेगेटिव होगा तो रिलेशन ऑकर नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे आपको जो नेट सेल रिलेशन है कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है। कैसे आएगा तो ध्यान देना, आपको दो रिलेशन दिया हुआ है, दो रिलेशन का यूज करके नेट रिलेशन कैसे लाओगे। तो पहले आपके यहाँ पे 3mn+2 है। 3mn+2 करने का मतलब है कि इस रिलेशन को उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, वन रिलेशन वन इसको बोल देते हैं और इस रिलेशन टू बोल देते हैं, तो 1 - 2 करना पड़ेगा। तो 1 - 2 करने पे नेट रिलेशन मिलेगा ये वाला। अब आपको इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो पहले रिलेशन में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड रिलेशन में भी क्या है, चूंकि आप बाहर 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। और थर्ड में क्या होगा, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसमें 2 का लॉस है, 2 का गेन है, तो यहाँ भी 2 होगा। तो हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, इसका नेट क्या होगा, तो 1 मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। उसका इवन को इवन बोल दे रहे हैं, तो 2 × E1 - 2 × E2 डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ई आपका जो ई से नेट ई क्या हो जाएगा, E1 - E2 हो जाएगा। अब E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है -1.18, और E2 वैल्यू कितना है 1.51, तो -1.51 हो जाएगा। दोनों का नेट ऐड करने से क्या हो जाएगा, -2.69 हो जाएगा। इसका मतलब आपका नेट पोटेंशियल -2.69 होगा, और रेशन ऑकर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ई नेगेटिव होता है तो रेशन ऑकर नहीं करता है। जब ई नेगेटिव होगा तो रेशन ऑकर नहीं करता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करेंगे आप लोग। इसमें आपको इस रिलेशन का आपको ई निकालना है, ई नोट निकालना है, और आपको दो रिलेशन का ई नोट दिया हुआ है। तो फटाफट इस रिलेशन का ई नोट कितना होगा बताएंगे फास्ट। इस रिलेशन का ई नोट कितना होगा बताएंगे फास्ट। बहुत सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन मेरे को आंसर फटाफट चाहिए। बच्चों से आंसर कैसे निकलेगा, तो सिंपली क्या करना है आपको, इन दोनों रिलेशन को ऐड कर देना है, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, नहीं ऐड नहीं करना, ध्यान देना। आपको ये रिलेशन चाहिए, तो एक ऐसे मिलेगा, तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग, आपका रिलेशन नंबर, रिलेशन 1 है, आपका रिलेशन 2 है, तो आपको लेफ्ट में AP+3 चाहिए, तो यहाँ पे है। और राइट में AP चाहिए, तो राइट में AP कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे है। तो हाँ, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 1 2 को ऐड कर दो। तो 1 2 को ऐड कर दोगे, यानी 1 + 2 करने पे आपको रिलेशन मिलने वाला है। तो क्या होगा, तो रिलेशन 1 में इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 × इसका E1 कितना है, E1 है -0.47, प्लस सेकंड रिलेशन को ऐड करें तो हाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 × 0.77, 1 × 0.77, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 होगा, यानी बाई 3 कर देंगे। तो वैल्यू निकालेगा तो कितना होगा, तो 0.47 × 2 कितना हो जाएगा, -0.94 प्लस 0.77 बाई 3, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 13 + 4 17, -0.17 होगा बाई 3।
तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये ऑलमोस्ट पॉइंट नेगेटिव 0.05 के आसपास होना चाहिए आंसर। सर -0.05। तो आंसर देखो, आंसर ए होगा इसका। आंसर क्या होगा? ए होगा लमसम। ठीक है, तो बच्चों लोग आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 70 को। तो ध्यान रखो, चलो यहाँ पे जो इनोड वैल्यू दिया उसको रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करो। इसका मतलब क्या होगा कि Cu+2 से आप कॉपर जा रहे हो, ठीक है, उसका इनोड कितना है? 0.34 है। और आपका Cu+2 से अगर हमको जाना कॉपर प्लस, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है। तो हमको निकालना किसका? तो हमको Cu प्लस से Cu का निकालना है। यानी डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? Cu प्लस से हमको Cu जाना है। रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है। रिएक्शन 1 2 से हम कैसे निकालेंगे इनोड को? तो ध्यान देना, अगर हम कॉपर प्लस को लेफ्ट लाना है, इसका मतलब रिएक्शन 2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉपर प्लस 1 लेफ्ट में होना चाहिए आपके डिजायर्ड इक्वेशन में। कॉपर प्लस 1 लेफ्ट में है और कॉपर क्या है? कॉपर राइट में है। कॉपर आपका राइट में है, ध्यान दोगे। तो उसमें करेंगे क्या हम लोग? उसमें करना यही है, यानी आपको रिएक्शन 1 - 2 करना है। रिएक्शन 1 में कितना इलेक्ट्रॉन था जी? रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.34 -2। तो सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है, -1 × 0.15। और थर्ड में जो रीच कर रहे हो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? वहाँ पे 1 है, तो डिवाइड करेंगे 1 से। तो 0.34 × 2 कितना हो जाएगा? 0.68 - 0.15/1। यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0.53। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बैटरीज। ठीक है, तो ध्यान देना, बैटरीज आज गैल्वनिक सेल होता है। ठीक है, बट बैटरीज में हमारा सॉल्वेज नहीं होता है, तो नो सॉल्वेज इज रिक्वायर्ड। ठीक, बैटरी क्या होता है? बैटरी आपका डीसी करंट सप्लाई करता है, तो डीसी करंट एंड डायरेक्ट करंट सप्लाई करेगा। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक, अब ध्यान देना, जो बैटरी होता है, बैटरी 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो बैटरी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी किसको बोलते हैं? जिसको आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे, यानी जिसका दोबारा रीयूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बहुत सा बैटरी हम लोग घर में यूज करते हैं, जो उसका अब जैसे मान लो कि पेंसिल बैटरी होता है, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, यानी नॉन रिचार्जेबल होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो ड्राई सेल या इसको बोलते हो आप लोग लैकेलांचे सेल। ठीक है, या मरकरी सेल्स, ये सब क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल होता है। ठीक है, कुछ बैटरी जैसे मान लो जो इन्वर्टर में हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है। तो सर उसको आप दोबारा आप रिचार्ज करके यूज करते हो, तो डेली बेसिस पे क्या होता है, चार्ज होता है और उसको हम रीयूज करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, लेड स्टोरेज बैटरी, या बोल सकते हैं एक और एग्जाम्पल हो सकता है निकल कैडमियम सेल, ये भी, इसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी का दो कैटेगरी समझ में आ गया। प्राइमरी मतलब इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, सेकेंडरी मतलब इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो, जो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा टाइम के साथ उसको आप नॉर्स इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हो। तो बैटरी का पोटेंशियल जो टाइम के साथ वैरी करेगा उसके लिए आप क्या होगा, नॉर्स इक्वेशन लिख सकते हो, यानी ई इक्वल टू क्या होगा, ई नोट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू लिख सकता हूँ। ठीक, अब आता हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी बैटरी पे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी बैटरी। ठीक है, तो पहला जो प्राइमरी बैटरी होगा ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल है ना, ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है जो उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ठीक, अब ध्यान देना, जब भी हम बात करें किसी भी बैटरी का, किसी भी सेल का हम बात करते हैं, तो हम इंटरेस्टेड होते हैं कि एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा होता है, एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा होगा। बोला गया है कि जो ड्राई सेल में एनोड पे होता है, एनोड होता है जिंक का बना होता है, एनोड होता है जिंक का बना हुआ, उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक सॉलिड जाता है जिंक प्लस टू पर और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और एरेशन ऑकर करेगा। ठीक, ये हो गया एनोड का रिएक्शन ड्राई सेल का। हम बात करते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है, तो ध्यान देना, तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड में ध्यान दोगे, कैथोड होता है ग्रेफाइट का, कैथोड बना होता है ग्रेफाइट का, उसमें जो रिएक्शन ऑकर करेगा वैसा दिया होता है MnO2, अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनता है MnOH और प्लस अमोनिया गैस बाहर निकलता है। ठीक है, जो अमोनिया गैस बाहर निकलता है वो जिंक प्लस टू के साथ कंबाइन करके आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnNH3 होल 4 और बाहर होगा +2। ठीक है, अब ध्यान देना, अगला सेल है मरकरी सेल। अब मरकरी सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, मरकरी सेल का जो वोल्टेज होता है 1.3 वोल्ट होता है और ये आपके थ्रू आउट लाइफ वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो मरकरी सेल का पहला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरकरी सेल का जो वोल्टेज होता है वो लाइफ में कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करता, उसका वोल्टेज नियरली क्या होता है 1.3 वोल्ट ही कांस्टेंट रहता है, यानी कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब सेल को भी यूज करते भी जाओगे तब भी आपका वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका रीजन आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जो मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल यूज कहाँ होता है, तो लो करंट डिवाइस में। लो करंट डिवाइस का मतलब क्या होता है, हीयरिंग एड, ठीक है, जो आप हैंड वॉच पहनते हो उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो 1.3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता प्रोसेस में, क्यों नहीं करता, ध्यान देना, मरकरी सेल का जो एनोड का रिएक्शन हो, ध्यान देना कि एनोड कैथोड पे क्या हो रहा है। बोला गया है कि एनोड पे होता है कि जिंक का अमलगम होता है, एनोड के का काम करता है और उसमें प्रोसेस, उसमें रिएक्शन क्या होता है, तो जिंक का अमलगम बेसिक मीडियम में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में जाएगा और वाटर बनेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, इसमें कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे ध्यान देना, कैथोड होता है कार्बन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, कैथोड एनोड को ऐड करो। ठीक है, और ध्यान देना, मरकरी सेल में जो अल्ट्रालाइट होता है, जो अल्ट्रालाइट होगा वो होता है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO होता है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, तो आपका जो नेट सेल रिएक्शन होगा वो एनोड कैथोड को जोड़ ले, तो नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर नीचे बना हुआ है। अब ध्यान ना, आपके नेट सेल रिएक्शन में
जितना भी कंपोनेंट्स है सारा लिक्विड है तो सॉलिड है। इसका मतलब इसमें कोई भी आयनिक फॉर्म नहीं है, कोई भी गैसेस फॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्यू जो होगा क्यू होगा 1। इसके क्यू यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट में ना लिक्विड है, रिएक्शन कोएफिशिएंट के एक्सप्रेशन में लिक्विड सॉलिड को तो लेते नहीं हम लोग, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में सिर्फ लिक्विड सॉलिड ही है। इसका मतलब क्यू क्या होगा 1 होगा, और क्यू 1 होगा तो नॉट इक्वेशन क्या था, तो ई इक्वल टू क्या था, ई नोट सेल माइनस 0.059 एन लॉग क्यू। ठीक है, जब क्यू 1 होगा, क्यू 1 जब होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ई सेल है वो हमेशा ई नोट सेल के बराबर होगा। इसका वैल्यू कितना बोला गया है, इसका वैल्यू बोला गया 1.35 वोल्ट। तो इसका वैल्यू यानी इसका जो ई सेल है वो थोड़ा सा कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्शन कोसेंट है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी आयंस या गैसेस इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपका मरकरी सेल जो इम्पोर्टेंट था अपने लिए। इससे इम्पोर्टेंट है कि आपका इसका वोल्टेज कांस्टेंट क्यों रहता है, तो रीजन समझा दिया आपको रीजन क्लियर हो चुका है। अगला दूंगा, अगला बैटरी है सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी में जिसको आप बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हो। ठीक, तो सेकेंडरी बैटरी में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी का जो सेल होता है, तो एक सेल का जो सप्लाई है 2 वोल्ट का है, यानी 1 सेल का जो सप्लाई है वो 2 वोल्ट का होगा। तो अगर मान लो कि 12 वोल्ट का आपको वोल्टेज चाहिए, तो आप 6 सेल को सीरीज में लगाओगे। ठीक है, तो 6 सेल को आप सीरीज में लगाओगे। सिमिलरली हम लोग इन्वर्टर का बैटरी में 24 वोल्ट कभी कभी बैटरी बोलते हैं। 24 वोल्ट का मतलब है इसमें 12 सेल यूज होगा। 12 सेल को सीरीज में जोड़ोगे तो मिल जाएगा 24, मिल जाएगा आपको 24 वोल्ट। ठीक, अब ध्यान ना, जब बात करते हैं लीड स्टोरेज बैटरी का, तो उसमें एनोड किसका होता है जी, एनोड होता है लेड का। और एनोड को होता है क्या कि लेड प्लस सल्फेट आयन गिव्स लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये हो गया एनोड का रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे PbO2 होता है। तो PbO2 सपोज माइनस से रेट करके और H प्लस ऐड करके किस में जाएगा, तो जाएगा PbO4 में प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके आप नेट सेल रिएक्शन ले सकते हो। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा जी, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, Pb solid, PbO2 solid and 2H2SO4 aqueous gives PbSO4 solid plus 2H2O liquid plus 2H2O liquid। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होगा नेट रिएक्शन। अब जो ऊपर का रिएक्शन का बात करते हैं, एनोड कैथोड या जो भी रिएक्शन लिखे हैं, ये रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का है, मतलब जब आपका सेल यूज हो रहा था उस टाइम का रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनोड का रिएक्शन हो या चाहे कैथोड का रिएक्शन हो, चाहे हम यहाँ पे हम नेट सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, ये सारा चीज दिया हुआ है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का, ड्यूरिंग जब आपका सेल यूज हो रहा है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि चार्जिंग के टाइम में रिएक्शन क्या होगा, तो ध्यान ना, चार्जिंग के टाइम में रिएक्शन करने का सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, आपको एनोड को कैथोड बना देना है। एनोड बिकम्स कैथोड एंड कैथोड बिकम्स एनोड। ये ध्यान देना, एनोड को कैथोड बना देना और कैथोड को एनोड बना देना, और रिएक्शन को रिवर्स कर देना, रिएक्शन को रिवर्स कर देना। इतना करने के बाद क्या होगा, रिवर्स द रिएक्शन। इतना क्या होगा, रिवर्स द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोसेस ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, ध्यान दोगे। अगला सेल आपके पास निकल कैडमियम सेल होता है। इस सेल का खास बात क्या है, इसका लाइफ लॉन्गर होता है बट एक्सपेंसिव होता है। ओवरऑल जो रिएक्शन होता है डिस्चार्जिंग का, वो नीचे लिखा हुआ है। कैडमियम सॉलिड गिव्स NiOH होल थ्राइस सॉलिड गिव्स CDO सॉलिड प्लस NiOH सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। ठीक है, ये हो गया आपका नेट सेल रिएक्शन किसका, निकल कैडमियम सेल का। ठीक, लास्ट जो सेल टाइप होता है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का एफिशिएंसी काफ़ी हाई होता है, तो 70% एफिशिएंसी होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है।
और फ्यूल सेल में हम किसको लेते हैं, तो हाइड्रोजन ले सकते हैं, CH4 ले सकते हैं, मीथानॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या ना फ्यूल सेल का जो एनोड होगा, तो हम लोग जूम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन दिया होगा, हम जूम कर रहे हैं कि आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन है। तो एनोड पे होता क्या है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा H+ यानी वाटर में, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यहाँ पे 4H- बनेगा। दोनों को क्लब कर दो, तो क्लब करो तो क्या होगा, जो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2 लिक्विड, है ना। इस रिएक्शन में ऐसा कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको इन्वायरमेंट को हार्म करे। आपका H2 + O2 कंबाइन करेगा, H2 बनेगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आपका सिस्टम क्या है, वहाँ पे कोई भी यानी आपको कोई यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 + O2 गिव्स H2 होते जा रहा है, ठीक है। यानी कोई भी अलग बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और आपका सिस्टम क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। यानी इसका आउटपुट क्या है, वाटर है, तो वाटर भी कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम को, यानी आपका एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। ध्यान देना, किसी भी सेल का जो थर्मल डायनेमिक एफिशिएंसी होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं आपको। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ΔG/ΔH, और ΔG को हम लिख सकते हैं -NaFe सेल/ΔH। ये होगा थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेल, ठीक है।